हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम दोस्तों जानेंगे हर्षवर्धन के प्रशासन की विशेषताओं के बारे में। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे केंद्रीय प्रबंध की विशेषता, प्रशासनिक प्रबंध की विशेषता, सरकार की आय और व्यय के साधनों के बारे में, दंड विधान, अभिलेख विधान और सैनिक प्रबंध के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं हम हर्षवर्धन न केवल एक महान विजेता और साम्राज्य निर्माता था, बल्कि एक कुशल शासन प्रबंधक भी था। यहाँ पर हम हर्ष के प्रशासन की विशेषताओं का वर्णन करेंगे बारी बारी करके। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं केंद्रीय प्रशासन प्रबंध के बारे में, जो कि हर्ष के प्रशासन की विशेषता में प्रथम नंबर पर है। उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। हर्षवर्धन राज्य का सर्वोच्च अधिकारी था, जिसकी शक्तियाँ असीमित थी। वह एक दयालु शासक था। प्रजा का कल्याण करना उसके शासन का मुख्य लक्ष्य था। वह राज्य के अलग अलग भागों का दौरा कर कर प्रजा के दुख दर्द को दूर करता था। शासन प्रबंध को उचित ढंग से चलाने के लिए उसने मंत्री परिषद का गठन किया हुआ था। तो यहाँ पर कहा गया है कि दोस्तों हर्षवर्धन जो था वो सर्वोच्च अधिकारी था अपने राज्य का। उसके पास असीमित शक्तियाँ थी, जिसका वह उपयोग अपने सूझबूझ से किया करता था। वह एक दयालु शासक भी था। प्रजा का कल्याण करना उसका मुख्य लक्ष्य था। वह राज्य का दौरा किया करता था, जिसमें वह प्रजा के दुख दर्द को दूर करने के प्रयत्न करता था। शासन प्रबंध को उचित ढंग से चलाने के लिए आगे हर्षवर्धन ने मंत्रिपरिषद का गठन किया हुआ था, जिसको हम आगे जानेंगे। आगे है हर्षवर्धन के प्रशासन की दूसरी विशेषता, जो कि है प्रशासनिक प्रबंध की बारे में। प्रशासनिक प्रबंध के बारे में बात करें तो हर्षवर्धन ने शासन प्रबंध की सुविधा के लिए अपने साम्राज्य को भुक्तियों, विषयों, ग्रामों में विभाजित किया हुआ था। यहाँ पर हम जानेंगे सबसे पहले भुक्ति के बारे में। भुक्ति, जिसे प्रांत भी कहा जाता है या कहा जाता था उस समय में, जिसका मुखिया होता था वह उपारिक महाराज कहलाता था, जिसका कार्य होता था कि राज्य में शांति और कानून के साथ साथ राजा के आदेशों को लागू करना होता था। इसके बाद जो दूसरा स्थान आता था वह था विषय, जिसे जिला के नाम से भी जाना जाता है। जो कि विषय का मुखिया होता था उसको विषयपति कहा जाता था, जिसकी नियुक्ति महाराज द्वारा स्वयं की जाती थी। इसके बाद जो तीसरे नंबर पर स्थान आता था वह ग्राम का आता था। यह सबसे छोटी इकाई मानी जाती थी उस समय में, तो जिसका मुखिया ग्रामिक होता था। आगे ग्रामिक की सहायता के लिए पंचायत होती थी। आगे हम बात करेंगे दोस्तों सरकार की आय और व्यय के साधनों के बारे में। यहाँ पर हम बात करेंगे सरकार की जो आय थी यानी इनकम थी, वो कहाँ कहाँ से सरकार को प्राप्त होती थी और कहाँ कहाँ पर सरकार की जो आय थी वो कहाँ कहाँ पर खर्च हुआ करती थी उस समय में, उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। आय का मुख्य साधन जो उस समय में था हर्षवर्धन के समय में, वह भू राजस्व से था। यह उपज का 1/6 भाग लिया जाता था। यह अनाज के रूप में लिया जाता था। यहाँ पर कहा गया है कि दोस्तों आय का जो मुख्य साधन उस समय में माना गया है सबसे उत्तम, वह माना गया है भू राजस्व के द्वारा। तो भू राजस्व के द्वारा उपज का 1/6 भाग लिया जाता था कर के रूप में। तो यह अनाज के रूप में भी ले लिया जाता था। व्यापारिक वस्तुओं पर चूंगी कर और बिक्री कर लगाए जाते थे सरकार के द्वारा। उस समय की जो सरकार थी उनके द्वारा व्यापारिक वस्तुओं पर चूंगी कर और बिक्री कर लगाए जाते थे। अपराधियों से जुर्माना लिया जाता था। इसके अलावा राजा को उपहार भी मिलते थे। यहाँ पर कहा गया है कि जो अपराधी होते थे जब उनसे किसी प्रकार का जुर्म हो जाता था, उनसे हर जाने के लिए जुर्माना लिया जाता था। इसके अलावा राजा को कीमती उपहार से भी आय प्राप्त हो जाती थी।
आगे सरकार की आमदन को 4 भागों में बांटा गया था। वो जो 4 भाग थे उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहला जो भाग था उसमें सरकार की जो आय थी वह राज्य के कार्यों पर खर्च की जाती थी। दूसरे भाग की जो आय थी वह मंत्रियों और कर्मचारियों को वेतन के रूप में खर्च की जाती थी। तीसरे नंबर की जो आय थी वह ब्राह्मण और भिक्षुओं को दी जाती थी। जो चौथे नंबर की आय थी इसमें से विद्वानों को पुरस्कार दिए जाते थे जो कि सरकार की आय के व्यय के साधन थे। इन सभी 4 तरीकों से सरकार की जो आय थी उसका खर्च होता था जो कि हमने यहाँ पर बात की। आगे आता है दोस्तों दंड विधान के बारे में। दंड विधान के बारे में हम बात करें तो छोटे छोटे अपराधों के लिए उस समय हाथ पैर और नाक जैसे अंग काट दिए जाते थे अपराधियों के। विद्रोहियों को मृत्यु दंड भी दिया जाता था उस समय में। यहाँ पर कहा गया है कि जो कोई भी व्यक्ति उस समय अपराध करता था उसको अपराधी को दंड देने के लिए उसके हाथ पैर या नाक किसी प्रकार का भी उसके शरीर का अंग काट दिया जाता था। इसके अलावा अगर राजा का कोई विद्रोह करता था तो उसको मृत्यु दंड भी दिया जाता था। साधारण अपराधों के लिए जुर्माना भी लगाया जाता था। उस समय का जो दंड था वह काफ़ी कठोर माना जाता था। आगे है दोस्तों अभिलेख विधान के बारे में। अभिलेख विधान के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे तो हर्षवर्धन ने एक अलग अभिलेख विभाग खोला हुआ था जिसमें इस विभाग द्वारा राज्य में होने वाली घटनाओं और शाही आदेशों का पूरा रिकॉर्ड संभाल कर रखा जाता था जिसे अभिलेख विधान कहा जाता है। आगे है दोस्तों हर्षवर्धन की सैनिक प्रबंध की विशेषता के बारे में। तो यहाँ पर कहा गया है कि दोस्तों हर्षवर्धन की सेना एक शक्तिशाली अनुशासित एवं कुशल थी जिसमें 1 लाख घुड़सवार 60,000 पैदल सैनिक थे। उस समय हर्ष के द्वारा अधीनस्थ राजा से भी सैनिक सहायता ली जाती थी। यहाँ पर कहा गया है कि दोस्तों जो अधीनस्थ यानी कि युद्ध में अगर किसी प्रकार का कोई भी शासक हर्षवर्धन से हार जाता था तो वह हर्ष की अधीनता को स्वीकार कर लेता था और हर्ष को आवश्यकता पड़ने पर सैनिक सहायता देता था। अपनी शक्तिशाली सेना के कारण ही हर्षवर्धन अपने साम्राज्य का विस्तार कर पाया। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।